क्या रहता है, अधिकतर मटेरियलों का ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मजेदार नहीं होता। जैसे आप कंक्रीट को अगर चेक करोगे, इस दिशा में लोड बढ़ रहा है, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा, हाँ इस दिशा में अगर स्ट्रेस बढ़ रही है मतलब आप ये समझो इधर लोड बढ़ रहा है, इस दिशा में अगर स्ट्रेन बढ़ रही है मतलब आप ये समझो इधर डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। तो कंक्रीट का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा दिखेगा, एल्यूमिनियम का आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, कॉपर का देखोगे तो ऐसा। इनके ग्राफ इंटरेस्टिंग नहीं होते, मजेदार नहीं होते। सबसे मजेदार ग्राफ इस मजेदार क्यों नहीं होते, एक तो सबके एक जैसे हैं और उसमें भी कोई ऐसा अलग अलग फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे मजेदार ग्राफ होता है माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का जिसके सरिये बनते हैं, माइल्ड स्टील। अब आता है HYSD स्टील, सरिये जिसके आते हैं। पहले माइल्ड स्टील ज्यादा चलता था, तो माइल्ड स्टील इसका ग्राफ बड़ा मजेदार होता है। यहाँ पे बढ़ रही है स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ रही है स्ट्रेन, कुछ समय तक या कुछ लिमिट तक ये सीधा जाता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हाँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब क्या है, इस लिमिट तक सब कुछ एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चल रहा है। इसको डबल बढ़ाएंगे ये भी डबल बढ़ेगा, ये 10% बढ़ाएंगे तो ये भी 10% बढ़ेगा। इनके बढ़ने का रेशो कांस्टेंट है और ये एक सीधी लाइन में जाता है। इसके थोड़े से ही बाद आता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। पहले क्या था, जब इतना बारीकी से अध्ययन नहीं हो पाया होगा तो ये मालूम नहीं था कि दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं। इसलिए आपने देखा अभी इससे पहले हुक्स लॉ पढ़ा था तो उसकी किताब में स्टेटमेंट में क्या लिखा था, इलास्टिसिटी की जो लिमिट है उससे पहले पहले ये सीध में जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बाद में मालूम पड़ा कि ये दोनों पॉइंट थोड़े से अलग अलग होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो एक्चुअली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ये सीध में जाता है, उसके बाद इसमें कर्व आ जाता है। अभी मैं और नहीं बनाऊंगा, नहीं तो वो ऐसा लगेगा काट पीट दिया है। इसके बाद क्या होता है, परमानेंट डैमेज शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूल जो है वो इतने, उनका अरेंजमेंट इतना बिगड़ जाता है, उसको आपने मटेरियल को खींचा तो खींच खींच के एक तो क्या होता है, इसका थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने लगता है। किसी भी मटेरियल को अगर रस्सी को अपन खींचे तो पतली दिखती है ना थोड़ी सी, तो इसी तरह से इसको भी अगर खींच दें तो ये थोड़ा सा इसमें मोटाई में बदलाव आएगा। और ये खासकर जहां पे टूटने वाला रहता है उससे पहले वहां पे और ज्यादा पतला होता है, वो आगे देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये कर्व के रूप में आगे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ये धीरे धीरे कर्व के रूप में आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आता है, कुछ किताब में ऐसा भी दिया है, कुछ किताब वाले ऐसा भी मानते हैं कि कभी नीचे नहीं आता। ये पता नहीं क्यों मैंने ऐसा देखा है, दोनों तरह के रवैये चलते हैं। हाँ नहीं, पर कुछ किताब वाले मानते हैं ये नीचे जाता ही नहीं है कभी, ऐसा भी है। फिर उसके बाद ये कहीं से अंदर वापस ताकत लेके आता है, एक बगावत शुरू होती है सारे मॉलिक्यूल्स में कि नहीं, हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। एक्चुअली मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद और ये ताकत लेके आता है, अब ये टूट नहीं रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, और लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो और लोड बढ़ाना पड़ रहा है तो और ग्राफ ऊपर जाता है, धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ती जा रही है इस दिशा में। पर अब स्ट्रेन बढ़ाने के लिए और लोड बढ़ाना पड़ता है। ऐसे कर करके ये वापस ऊपर जाने लगता है। अभी भी ये सब स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, ये बन गया ऐसा। फिर धीरे धीरे ये वापस से ये हारने लगता है इसके अंदर का मटेरियल। फिर एक टाइम आता है उसके बाद इसमें गर्दन बनने लगती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेकिंग, नेक को बोलते हैं गर्दन को। तो वो क्या होता है, जहां से भी मटेरियल टूटने वाला है वहां पे कुछ इस प्रकार का
बनने लगता है, देख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है, और टूटने से और लोड बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा खिंचने लगता है, इलोंगेशन होने लगता है। तो कैसा होता है, ये पोर्शन जिसकी लंबाई अभी इतनी थी, ये टूटने से पहले इतनी हो जाएगी, ये बढ़ जाती है, और फिर एकदम से यहाँ झटके से टूट जाता है। और ये टूटता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि इधर ऐसा टूटा और ये हिस्सा ऐसा टूटा है, ये ऐसे सपाट सपाट नहीं रहते हैं। कैसे पता तुम लोग को? हाँ में मिला रहे हो, देखा कभी? कहाँ देखा? बहुत बढ़िया, तार तोड़ के देखा तो उसमें फिर कैसा दिखता है? सपाट नहीं दिखता तो कैसा दिखता है? और बहुत बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। एक तरफ कप कप रहता है, फोड़े जैसा। हाँ, मतलब ऊपर हिस्सा निकला हुआ रहता है, और दूसरी तरफ एक कटोरी जैसी बनी रहती है। तो ये कप एंड कोन अरेंजमेंट से टूटता है, कप एंड कोन। इसमें ये कप है, ये कोन है, मैंने उल्टा लिख दिया। कप एंड कोन अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। इसमें कुछ चीजें गौर करने वाली हैं जो इस ग्राफ में मजेदार लगती हैं। इसके कर्व में ये दो पॉइंट आते हैं, एक ये आता है y1, इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और एक है ये y2, ये है लोअर यील्ड पॉइंट। यहां से यहां तक आप देखो स्ट्रेस कुछ खास नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये जो जोन है लेकिन यहां से यहां तक ई बढ़ता जा रहा है, डेल एल जो है यहां से यहां तक बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रेस कम बढ़ती है लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ती है, ऐसे को बोलते हैं यील्ड होना। कोई मटेरियल यील्ड हो रहा है तो यील्ड जोन या यील्ड कौन सा, यील्डिंग जोन बोलते हैं इसको ग्राफ का। इसके बाद ये वापस से यहाँ पे जो अपनी ताकत कहीं से लेके आता है मटेरियल, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ये किस वजह से होता है कोई पूछे तो, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से, यहां से यहां तक। और ये जो सबसे ग्राफ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसे यू से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इससे ज्यादा ताकत इसमें डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके बाद और ज्यादा ये ग्राफ नीचे जा रहा है, उसका कारण ये है कि यहां से यहां होता है नेक फॉर्मेशन, तो नेकिंग जोन इसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से ये 4 जोन है। तो ये इलास्टिक जोन है। हम जब आरसीसी में या किसी भी मटेरियल को डिजाइन करते हैं तो सिर्फ इस जोन तक वो मटेरियल डिफॉर्मेशन हो जाए उसके लिए डिजाइन करना प्रेफर करते हैं। बाद में कुछ ऐसी टेक्निक भी आई जिसमें ग्राफ का आगे का पोर्शन का भी उपयोग कर सकते हैं स्ट्रेंथ में। पर आप ये ध्यान रखना, मेनली अगर हम चाहते हैं अपन कोई मशीन का पार्ट बनाए तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से पहले ही उसका सारा काम हो जाए। उसका गियर लगाएं तो गियर के अंदर स्ट्रेस इस लिमिट से ज्यादा ना पहुंचे, नहीं तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी इतना ही, फिर और पढ़ते हैं।